हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। आज के इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 गणित में एक नया चैप्टर समाकलन इंटीग्रेशन। भाई यह गणित पार्ट 2 का पहला चैप्टर है और वैसे तो यह कुल मिलाकर 7वां चैप्टर है। भाई यूपी बोर्ड के अगर लिहाज से देखा जाए तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है और भाई यह सबसे बड़ा चैप्टर भी है। तो इस वीडियो से हम एकदम शुरुआत करेंगे आज समाकलन की, एकदम बेसिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ शुरुआत करेंगे और भाई फिर हम इसी वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 को भी हल करेंगे। तो एकदम भाई ध्यान से देखिएगा वीडियो, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं हम समाकलन। अब अगर आपको समाकलन की शुरुआत करनी है तो भाई सबसे पहले तो आपको ना अवकलन के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि भाई अवकलन कौन सी चीज़ है। आप ध्यान से देखिएगा, अगर मान लो भाई कोई आपके पास फलन दिया हो साइन एक्स और आपसे कह दे कि इसका ना अवकलन करके दिखाओ, तो हम भाई कैसे करते हैं, d/dx लगाते हैं और साइन एक्स का आप अवकलन कर सकते हो। क्या आ जाएगा, cos x। तो भाई यहाँ पर हम साइन एक्स को क्या बोलते हैं, हम साइन एक्स को बोलते हैं कि भाई ये कोई फंक्शन है और अगर हम साइन एक्स का अवकलन कर दें तो हमें क्या प्राप्त होता है, cos x। तो भाई बोलते हैं यह अवकलज है, अवकलज अर्थात डेरिवेटिव। तो भाई ये तो हो गई शब्दावली कि जिसका भी हम अवकलन करते हैं उसे हम फंक्शन कहते हैं और अवकलन करने पर जो हमें आंसर प्राप्त होता है उसे हम अवकलज कहते हैं, डेरिवेटिव। तो भाई ये तो क्लियर हो गया कि अगर आप साइन एक्स का अवकलन करोगे तो आपको कॉस एक्स प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे भाई कोई सवाल कर दे कि हमने किसी फलन का अवकलन किया हुआ है, बस हमें फलन पता नहीं है लेकिन हमने उसका अवकलन किया है और हमें अवकलन cos x मिल गया है, तो क्या आप बता सकते हो कि हमने किसका अवकलन किया था। तो भाई यहाँ पर आप आराम से बता सकते हो क्योंकि भाई आपको सूत्र पता है कि sin x का अवकलन cos x होता है। तो अगर आपसे पूछ दे कि भाई किस चीज़ का अवकलन cos x होता है तो हम फटाक से बता देंगे कि भाई sin x का होता है। यह हो गई हमारी उल्टी प्रक्रिया। तो इधर तो हो गया अवकलन। अगर आपसे कह दे कि भाई cos x का sin x क्या है तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो sin x है वह cos x का प्रति अवकलज है। भाई चूंकि यह उल्टा प्रक्रिया है तो यहाँ पर हमने प्रति अवकलज शब्द यूज किया है। तो sin x का cos x क्या है, डेरिवेटिव है। तो sin x जो है वह cos x का क्या होगा, भाई cos x का होगा एंटी डेरिवेटिव अर्थात प्रति अवकलज। तो भाई सीधी सी बात है, जो हमारा इंटीग्रेशन है समाकलन वह अवकलन की जस्ट इनवर्स प्रक्रिया है। अगर यहाँ पर कहेंगे कि भाई साइन एक्स का अवकलन cos x है तो cos x का समाकलन sin x होगा। लेकिन भाई यहाँ पर ना हमें एक बात याद रखनी है, जैसे sin x का अवकलन तो cos x होता है, एकदम भाई यूनिक आंसर आता है क्योंकि sin x का अवकलन केवल cos x ही हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा भाई और कुछ नहीं होगा। अर्थात अगर हम किसी फलन का अवकलन करेंगे तो हमें एकदम यूनिक आंसर प्राप्त होंगे, लेकिन समाकलन में ऐसा नहीं होता है। अगर हम cos x का समाकलन करेंगे तो भाई जरूरी नहीं है कि उसका आंसर sin x ही आए। जब हम किसी चीज का समाकलन करते हैं तो वहां पर यूनिक आंसर नहीं होते, अनंत उत्तर हो सकते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे भाई यहाँ पे आपके कह दे कि जरा sin x + 1 का अवकलन करो, तो भाई तब भी इसका अवकलन cos x ही होगा। यहाँ पे आप d/dx लगा लेना। अगर आपसे कह दे कि भाई sin x + 5 का अवकलन करो, तब भी इसका अवकलन cos x ही होगा। अर्थात अगर साथ में कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कोई अचर लगा हुआ है, तो भाई उसका अवकलन तो शून्य होता है। तो अवकलन तो सेम हो गया। तो देखा आपने, cos x का समाकलन sin x + 1 भी हो सकता है, cos x का समाकलन sin x + 5 भी हो सकता है। ऐसे ही आप कोई भी अचर प्लस या माइनस में लगा दो तो वह cos x का समाकलन हो जाएगा। अर्थात किसी भी फलन का अगर आप समाकलन करोगे तो वहां पर कभी भी एक आंसर नहीं आएगा, भाई हजारों अनगिनत आंसर हो सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं,
भाई जब भी समाकलन करते हैं, मान लो हम cos x का समाकलन करेंगे तो हम क्या करेंगे भाई, sin x के साथ एक अचर का प्रयोग कर देंगे। हम लिख देंगे sin x प्लस सी। अब भाई c का मान आप चाहो जो मान रख लो, और जो ये c होता है वह r को बिलोंग करता है, अर्थात रियल नंबर्स, कोई भी वास्तविक संख्या c का मान हो सकता है। तो समझ गए भाई आप, अगर हम किसी फलन का अवकलन करते हैं तो हमें केवल और केवल एक आंसर प्राप्त होता है, लेकिन अगर इसका उल्टा करते हैं, अगर हम किसी फलन का समाकलन कर दें तो भाई वहां पर अनंत उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। तो भाई अनंत उत्तरों को हम लिखेंगे कैसे, हम क्या करेंगे, सीधा आंसर लिखेंगे और प्लस सी लगा देंगे, जहां पर सी क्या है, सी आर को बिलोंग करेगा। आर मीन्स रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, अर्थात साइन एक्स के साथ कोई भी अचर प्लस या माइनस में लिखा होगा उसका अवकलन हमेशा कॉस एक्स ही होगा। तो भाई ये है हमारा पूरा कॉन्सेप्ट समाकलन का। तो भाई यहाँ पर आपने कुछ बातें सीखी कि जो समाकलन है वह अवकलन की जस्ट उल्टा प्रक्रिया है, जस्ट इनवर्स प्रोसेस है। फिर भाई अवकलन जो होता है यूनिक आंसर देता है, लेकिन समाकलन अनंत उत्तर देता है, इसीलिए साथ में हमें एक अचर लिखना पड़ता है। जो अचर होता है वह रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। तो भाई ये तो बात हो गई कि जो समाकलन है वह अवकलन से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। अब भाई दूसरी बात, ये भाई समाकलन करता क्या है, अर्थात हम भाई समाकलन करते क्यों हैं। अब भाई हम जानेंगे कि हम लोग समाकलन करते क्यों हैं। तो भाई इसके पहले आप ये जान लो कि हम लोग अवकलन क्यों करते थे। तो भाई अवकलन के अनुप्रयोग में आपने पढ़ा होगा, अवकलन का प्रयोग हम लोग अक्सर क्यों करते हैं भाई, स्पर्श रेखाओं के लिए करते हैं। स्पर्श रेखाएं या भाई जो छेदक रेखाएं हैं, अगर आपको उनकी प्रवणता निकालनी है m, तो भाई सूत्र क्या होता था, d/dx कर दो और आगे रेखा लिख दो, तो भाई आपको उसकी प्रवणता ज्ञात हो जाया करती थी। तो भाई यह मुख्य प्रयोग है अवकलन का, ठीक है। तो भाई इसीलिए हम लोग अवकलन करते हैं। लेकिन अभी हम समाकलन क्यों करते हैं। तो भाई समाकलन का पहला प्रयोग तो ये है कि अगर आपको किसी का एंटी डेरिवेटिव निकालना है, भाई आपने अवकलन कर दिया है और अगर आपको उसका इनवर्स प्रोसेस करना है, तो भाई आपको समाकलन बता देगा कि आपने किसका अवकलन किया है, तब ये आंसर प्राप्त हुआ था। भाई पहला तो ये हो गया। और दूसरा होता है भाई क्षेत्रफल निकालता है समाकलन। भाई ऐसे एरियाज जिसका क्षेत्रफल आप सीधे नहीं निकाल सकते हो, भाई उसका क्षेत्रफल जो है वह इंटीग्रेशन आपको निकाल के देता है। अब मान लो भाई आपके पास कोई फंक्शन इस प्रकार से है और भाई उसका आलेख इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है, और आपको भाई इस चीज का ना एरिया निकालना है। अब भाई अगर आप डायरेक्ट इसका एरिया निकालोगे तो भाई इसका एरिया ना पूरा निकालना संभव नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसका एग्जैक्ट मान क्या होगा, तो भाई आप बता नहीं पाओगे। लेकिन भाई समाकलन जो है वह इसका एरिया एकदम एग्जैक्टली निकाल सकता है। कैसे भाई, समाकलन में करते क्या है, जो ये हमारा भाग है इसको ना कई सूक्ष्म भागों में बांट लेते हैं। भाई इतने सूक्ष्म भाग करते हैं कि जो हमारी ये ऊपर वाली रेखा है हर एक सूक्ष्म भाग के लिए एकदम सीधी हो। भाई वैसे तो ये वक्र है, लेकिन अगर इसे हजारों या भाई लाखों छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाए तो भाई उस भाग के लिए यह रेखा सीधी ही मानी जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, उन हजारों या लाखों भागों का ना हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और भाई जब आप क्षेत्रफल को जोड़ दोगे तो आपको कुल मिलाकर क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो भाई इंटीग्रेशन का काम यही है कि आपको यह वक्री भागों का क्षेत्रफल निकाल के देता है। तो भाई इसे आप सीधे कह सकते हो क्षेत्रफलों का जो योग होता है उसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। अर्थात भाई जो समाकलन है वह क्षेत्रफलों का योग है और योग को हम कहते हैं सम। तो भाई जो सम का पहला अक्षर होता है वह होता है एस। भाई इसी एस पर ना समाकलन का जो प्रतीक है वह बनाया गया है। जो समाकलन का प्रतीक है वह कुछ इस प्रकार से होता है, इसे हम कहते हैं इंटीग्रल, और यह एकदम एस अक्षर से लिया गया है। जैसे भाई अगर हमें किसी का अवकलन करना हो तो हम क्या करते हैं, वहां पर d/dx लगा लेते हैं। इसी प्रकार जब हमें किसी का समाकलन करना होगा तो हम भाई इस निशान का प्रयोग करेंगे और इसे कहेंगे हम इंटीग्रल। इस प्रकार से भाई मान लो कि आपको
साइन एक्स का ना समाकलन करना है, तो इसको आप ऐसे लिखोगे, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो हमें भाई यहाँ साइन एक्स का ना समाकलन निकालना है। तो भाई यह समाकलन का प्रतीक है जो कि एस अक्षर से लिया गया है, और यह एस कहाँ से आया है? एस आया है सम, अर्थात क्षेत्रफलों का योग से। तो भाई ये तो हो गया पूरा कॉन्सेप्ट समाकलन का, कि भाई समाकलन होता क्या है और यह बनाया क्यों गया है। अब सीधा आते हैं हम कुछ इनके बेसिक सूत्र पे। तो भाई जो समाकलन के बेसिक सूत्र होते हैं वह जस्ट अवकलन के उल्टा होते हैं। अगर आपको अवकलन के सूत्र पता है तो आप समाकलन के सूत्र बड़े ही आराम से बना सकते हो। अब भाई आ जाओ सीधा समाकलन के जो बेसिक सूत्र होते हैं उन पे। तो भाई एक तरफ क्या करेंगे, हम एक तरफ अवकलन के सूत्र लिखेंगे और भाई एक तरफ जस्ट उल्टा उनका समाकलन के सूत्र लिखेंगे। जैसे आपके पास हो x की पावर n, अगर आपको भाई इसका अवकलन करना हो तो कैसे करते हो? n आगे आ जाता है, फिर हो जाता है x की पावर n माइनस 1। अगर आपको भाई x की पावर n का इंटीग्रेशन करना हो तो आप कैसे करोगे? भाई x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और भाई प्लस c लिखना मत भूलिएगा। भाई आपको हर सूत्र में प्लस c लिखना है, और जब भी आप कोई सवाल हल करोगे तो आपको भाई जैसे ही समाकलन करोगे आपको भाई प्लस c लिखना पड़ेगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि किसी भी सवाल में आप 2c नहीं लिखोगे, लास्ट में आपको केवल एक ही c लिखनी है, ठीक है भाई। क्योंकि जो c है वह रियल नंबर्स को बिलोंग करती है, तो हमें केवल एक ही c लिखना है, समाकलन चाहे हम कितने भी फलनों का करें। अब आ जाओ यहां से, अगर भाई मान लो आपको e की पावर x का करना है अवकलन, तो क्या करते हो भाई? e की पावर x होता है। अब इसका जस्ट उल्टा बोल दो इसी प्रकार से कि भाई e की पावर x का समाकलन क्या होगा? तो भाई e की पावर x का समाकलन होगा e की पावर x प्लस c। अब आ जाओ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे कि साइन x का अवकलन क्या होता है? तो भाई साइन x का अवकलन होता है cos x। तो इसका उल्टा कह दो कि भाई cos x का समाकलन क्या होगा? होगा साइन x। बस आपको वहां प्लस c लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब भाई इसके आगे चलो, यहां पे आ जाओ, d अपॉन डी एक्स। जैसे आपसे कह दे कि cos x का क्या होता है अवकलन, तो भाई होता है माइनस साइन x। अब अगर चाहो तो माइनस इधर लगा दो, तो भाई माइनस cos x का क्या हो जाएगा? प्लस साइन x। भाई cos का माइनस साइन, और अगर माइनस cos का पूछेगा तो प्लस साइन। इसका जस्ट उल्टा लिख लो यहाँ पे, तो भाई साइन x का क्या हो जाएगा? साइन x का हो जाएगा माइनस cos x, माइनस cos x प्लस c, ठीक है। तो भाई इस प्रकार से अगर आपको अवकलन के सूत्र याद हैं तो आप जस्ट उनका रिवर्स प्रोसेस करके समाकलन के सूत्र बना सकते हैं, ठीक है भाई। तो भाई किताब में काफी सारे सूत्र लिखे हैं जो कि भाई इस प्रकार से लिखे हुए हैं, एक तरफ अवकलन दिया हुआ है और एक तरफ उनका जस्ट उल्टा समाकलन दिया हुआ है। तो भाई आप उन पूरे ही सूत्रों को एकदम ना याद कर लोगे। जब भाई आपको पूरे सूत्र याद हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को हल कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले इन सूत्रों को देखना है। भाई बाद में क्या होगा, आप कभी कभी भूल जाओगे कि भाई cos x का अवकलन sin x था या cos x का समाकलन sin x था, क्योंकि भाई सब एक जैसा होता है। sin x का cos x अवकलन होता है और भाई sin x का माइनस cos x समाकलन होता है। तो भाई एकदम बारीकी से पढ़ना है सभी सूत्रों को, और उसके बाद हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.1 को। अब सीधा आ जाओ एक्सरसाइज 7.1 के पहले प्रश्न पे। भाई लिखा हुआ है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज समाकलन ज्ञात करने हैं, लेकिन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करने हैं। तो भाई यहाँ पर हमारे पास शुरुआत में 5 खंड हैं, 5 सवाल हैं, जहाँ पर हमें प्रति अवकलज ज्ञात करने हैं, लेकिन हमें निरीक्षण विधि का प्रयोग करना है। तो भाई सबसे पहले देख लो कि यह निरीक्षण विधि होती क्या है। जैसे यहाँ पहले सवाल लिखा हुआ है sin 2x, तो भाई निरीक्षण विधि में होता क्या है कि आपको हिसाब लगाना है कि हमने किस फलन का अवकलन किया होगा कि हमारा आंसर sin 2x आ गया। अर्थात भाई जस्ट उल्टा सोचना है कि आपने किस फलन का अवकलन किया है
कि आंसर sin 2x आ गया। अब आप सोचो कि किस चीज का अवकलन sin x होता है, तो भाई सीधी सी बात है cos का अवकलन sin होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई 2x है तो आप भी 2x यूज करो और जरा cos 2x का अवकलन करके दिखाओ। तो भाई होता है माइनस sin 2x। अब 2x का दोबारा करोगे तो यहाँ 2 और आ जाएंगे, अर्थात cos 2x का अगर आप अवकलन कर दोगे तो आ जाएगा -2 sin 2x। लेकिन हमें यहाँ sin 2x लाना है, ये -2 नहीं लाना है। ठीक है, तो -2 को ना आप इधर ले लो, तो यहाँ हो जाएगा इस प्रकार से d/dx cos 2x बराबर क्या आ जाएगा sin 2x। अब यहाँ पे देखना, इस पूरी संख्या का अगर हमने अवकलन किया है तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है sin 2x। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि sin 2x का प्रति अवकलज, जिसे आप समाकलन भी कह सकते हो, प्रति अवकलज क्या हो जाएगा -1/2 cos 2x, -1/2 cos 2x, और यही आपका आंसर है। भाई इसे घुमा फिरा के आप ऐसे भी कह सकते हो कि sin 2x का अगर हम समाकलन करेंगे तो हमें ये वाला आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये निरीक्षण विधि है, यहाँ हमें अवकलन करना है और भाई घुमा फिरा के समाकलन का मान निकाल देना है। दूसरा सवाल देख लो, यहाँ है cos 3x। तो भाई आप समझो कि आप किस चीज का अवकलन करोगे कि आपको cos मिलता है। तो भाई सिंपल सी बात है, साइन का करते हो तो cos मिलता है। अब 3 है तो 3 लगा लेना। तो हमने क्या किया कि भाई sin 3x का अवकलन करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, पहली बात तो cos 3x आएगा, फिर 3x का 3 बाहर आ जाएगा। अब इस 3 को ना आप इधर ले लो, तो इसे लिख लो d/dx 1/3 और यहाँ sin 3x, और भाई इधर क्या आ जाएगा cos 3x। अब ध्यान देना, इस पूरे फलन का अवकलन है cos 3x, तो cos 3x का प्रति अवकलज ये वाला होगा। तो यहां आप लिखोगे कि cos 3x का प्रति अवकलज हमारा कितना हो जाएगा 1/3 sin 3x। ठीक है भाई, अभी अगर हम यहाँ समाकलन निकाल रहे होते तो यहाँ पर हम प्लस सी का भी प्रयोग करते, लेकिन चूंकि हम प्रति अवकलज ज्ञात कर रहे हैं तो हम यहाँ प्लस सी का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रश्न नंबर 1 और 2। अब भाई चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 3 और 4 पे। भाई हमें प्रश्न नंबर 5 तक जो है वह निरीक्षण विधि का प्रयोग करना है। ठीक है, अब हमारे पास प्रश्न नंबर 3 में है e की पावर दिया हुआ है 3x। भाई e की पावर 3x है, अभी हमें इसका निकालना है प्रति अवकलज। तो भाई आपको एक बात तो पता ही है कि e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। ठीक है, चूंकि यहाँ पावर 3x है तो आप इसे 3x लिखे रहो। तो d/dx अगर e की पावर 3x करोगे तो क्या आ जाएगा e की पावर 3x, और भाई 3 गुणा में आ जाएंगे। ये वाले 3 ना आप इधर ले लो, तो इसे आप इधर लिख लो ऐसे 1/3 e की पावर 3x बराबर हो जाएगा e की पावर 3x, अर्थात इस वाले फलन का ये अवकलन है। तो अगर कहा जाए कि इसका अवकलज क्या होगा, तो इसका अवकलज होगा ये वाला। तो यहाँ आप लिख दोगे e की पावर 3x का प्रति अवकलज क्या हो जाएगा 1/3 e की पावर 3x। तो भाई इस प्रकार से आप अवकलन करते हुए प्रति अवकलज ज्ञात कर सकते हो। प्रति अवकलज अर्थात समाकलन। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3 हो गया। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 4 पे। भाई प्रश्न नंबर 4 कुछ अलग है, जैसे ax + b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है,
अभी भाई आप समझो कि किसी भी चीज का स्क्वायर कब आता है, स्क्वायर तब आता है जब हम क्यूब का, भाई 3 घातों का अगर आप अवकलन कर दोगे तो हमें वहां पर 2 घातें मिलेंगी। भाई अवकलन में क्या होता है, 1 घात कम पड़ जाती है, यही नियम है ना। तो यहां पर अगर 2 घातें आई हैं तो समझो कि हमने भाई 3 घातों का अवकलन किया होगा, अर्थात ax प्लस बी, भाई 3 पावर मान लो। अगर आप इसका अवकलन करोगे तो क्या आएगा, सबसे पहले घातें आगे आती हैं, फिर ax प्लस बी, 1 घात कम पड़ जाएगी, फिर आप ax प्लस बी का दोबारा करोगे तो a भी आगे आ जाएगा। अब ये वाला जो 3a है इसे आप इधर ले लो, सो इसे आप ऐसे लिख दो d अपॉन डी एक्स, यहाँ लिख दो ax प्लस बी का होल क्यूब और अपॉन 3a, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप समझो बात को, आपने इस फलन का अवकलन किया है तो हमें यह प्राप्त हो गया है। तो अगर आपसे कह दे कि इसका प्रति अवकलज क्या होगा, तो इसका प्रति अवकलज ये वाला फलन होगा। तो भाई यहां लिख दोगे कि ax प्लस बी होल स्क्वायर का प्रति अवकलज भाई क्या हो जाएगा, ये वाला आप लिख दो ax प्लस बी का होल क्यूब और अपॉन 3a। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आप अवकलन करते हुए ही समाकलन भाई निकाल सकते हो। तो भाई यह विधि एकदम खेल खेल वाली विधि है कि अवकलन करते रहो और आपको समाकलन मिल जाएगा। अब भाई आ जाओ 5वें वाले सवाल पे। यहाँ पे भाई 2 पद हैं, साइन 2x है और -4 e की पावर 3x है। आप चाहो तो दोनों को एक में ही हल कर लो और भाई चाहो तो दोनों को ना अलग अलग भी हल कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ से ना दोनों को अलग अलग हल करेंगे तो भाई आपको ना ज़्यादा आसान लगने वाला है। जैसे पहले साइन 2x को हल कर लो। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई कॉस का अवकलन जो होता है वो साइन होता है, ठीक है। 2x है तो आप भी 2x लगा लेना। तो कॉस 2x का ना पहले आप कर दो अवकलन, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x और 2 बाहर निकल आएंगे, भाई 2x वाले 2 बाहर निकल आएंगे, ये ना -2 आप इधर ले आओ, तो ऐसे लिखोगे d अपॉन डी एक्स, भाई यहाँ हो जाएगा cos 2x, अपॉन में -2 लिख दो तो यहाँ पर आ जाएगा sin 2x, अर्थात sin 2x का प्रति अवकलज क्या हो जाएगा, cos 2x अपॉन -2। ठीक है, अभी आप इसका ना अलग निकाल लो। कैसे निकालोगे, e की पावर 3x का, तो भाई e की पावर 3x का ना आप अलग अवकलन करो तो क्या हो जाएगा, e की पावर 3x और यहाँ 3 बाहर आ जाएंगे, 3 ना इधर ले लो तो यहाँ हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, यहाँ आ जाएगा e की पावर 3x अपॉन 3 बराबर e की पावर 3x। लेकिन भाई देखो यहाँ पर e की पावर 3x नहीं लिखा हुआ है, यहाँ 4 भी लिखे हुए हैं। तो सिंपल है, आप यहाँ 4 लिख दो तो भाई 4 से यहाँ गुणा कर लो, तो 4e की पावर 3x का क्या हो जाएगा, प्रति अवकलज 4e की पावर 3x अपॉन 3। अब इसका प्रति अवकलज और भाई इसका प्रति अवकलज आप निशान सहित यहाँ लिख दो। तो इसका क्या आया है, इसका आया है cos 2x अपॉन -2 और भाई बीच में लगाओ -4 e की पावर 3x अपॉन 3। तो भाई ये हो गया हमारे प्रश्न नंबर 5 का आंसर। तो ये हो गई हमारी निरीक्षण विधि, हमें केवल प्रश्न नंबर 5 तक ही इस विधि का प्रयोग करना था। अब भाई प्रश्न नंबर 5 से आगे जो हमारे पास प्रश्न होंगे वहां हम नॉर्मली भाई समाकलन करेंगे, अर्थात भाई सीधा सूत्रों का प्रयोग करेंगे और सीधा समाकलन करेंगे। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 6 पे। भाई प्रश्न नंबर 6 से जो आगे सवाल है वहां क्या करना है, हमें नॉर्मली समाकलन करना है, अर्थात सूत्रों का प्रयोग करना है। जो हमने समाकलन के सूत्र पढ़े उनका प्रयोग करना है और सीधा हमें समाकलन कर देना है। भाई प्रश्न नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 4e की पावर 3x प्लस 1 और dx लगा हुआ है। तो भाई पहले क्या करोगे, आप ना दोनों पदों को ना पहले अलग अलग कर लोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 पद हैं तो आप भाई दोनों पदों को ना इस प्रकार अलग अलग कर लो।
और एक खास बात है, अगर कोई अचर जो है वह गुणा या भाग में लिखा हुआ है तो उसे आप पहले ही अलग कर लिया करो इस प्रकार से। इसे आप पहले ऐसे लिख लो 4, फिर इंटीग्रेशन e की पावर 3x dx प्लस यहाँ हो जाएगा 1 डॉट dx। ठीक है, इतना तो आप पहले ही कर लिया करो। फिर भाई एक बेसिक चीज कि 1 का अवकलन 0 होता है, 1 का अवकलन 0 होता है, x का अवकलन 1 होता है। सो भाई जो 1 है उसका समाकलन x हो जाएगा। तो अगर कहीं पर 1 लिखा हुआ है तो उसका आप समाकलन सीधे ही x लिख दिया करो। ठीक है भाई, वहां पर कोई सूत्र की आवश्यकता नहीं है। यहां पे आ जाओ भाई 4 लिखा हुआ है। अब e की पावर x का जो समाकलन होता है वह e की पावर x होता है, लेकिन यहां पर एक बात का आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो आपने कोई सूत्र पढ़ा है, जैसे e की पावर x का होता है e की पावर x, लेकिन यहाँ e की पावर x नहीं लिखे हुए हैं, यहाँ लिखे हैं e की पावर 3x। तो अगर चर के साथ कोई अचर भी है, भाई चर के साथ एक अचर भी है 3, तो अगर 3 गुणा में है तो आप उसे उत्तर में भाग में लिखोगे। अगर वही अचर वहां भाग में होता तो हम आंसर में गुणा में लिखते। तो भाई इस बात का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 e की पावर 3x अपॉन 3 और प्लस, अब भाई 1 का क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा x और साथ में आप लगा दो c, और यही आपका आंसर हो गया है। अब इस चीज को ना आप चाहो तो दोबारा से देख लो। यहाँ पर हमने सूत्र का प्रयोग किया है e की पावर x dx बराबर e की पावर x प्लस सी। अब e की पावर x को हम e की पावर x ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 3x था, यहाँ पे सूत्र में तो 3x होता नहीं है। तो भाई अगर x के साथ कोई चीज गुणा में आई है तो आंसर में वह चीज बटा में चली जाएगी, अगर बटा में आई होती तो गुणा में चली जाती। तो भाई इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 6 हो गया। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाओ। यहाँ पर भी 2 पद हैं, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, चाहो तो एक्स स्क्वायर से ना अंदर गुणा कर लो। तो भाई यहाँ गुणा कर लो पहले, तो अंदर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस, यहाँ दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा -1 और यहाँ dx। अब यहाँ 2 पद बन गए, दोनों पदों को ना आप अलग अलग कर लो। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 डॉट dx। अब 1 का तो आप आराम से कर लोगे। अब यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर dx, यहाँ पर हम सूत्र कौन सा लगाएंगे, यहाँ पर सूत्र लगाएंगे x की पावर n वाला, इस प्रकार से। तो भाई सूत्र क्या होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, अर्थात पावर 1 बढ़ा दो और जो पावर लिखा हो उसे ही आप बटे में लिख दो। तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 2+1 अपॉन 2+1 माइनस 1 का हो जाएगा x, और भाई प्लस c भी लगा दिया करो। यहाँ पे क्या आ जाएगा x³ अपॉन 3 माइनस x प्लस सी। सो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 7। तो भाई अगर आपको बेसिक वाले सूत्र याद हो गए हैं तो ये सवाल आपको काफ़ी आसान लगने वाले हैं। अब भाई चलते हैं आगे। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 8 पे। क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस सी, और बाहर लिखा है dx। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर 3 पद हैं, तो पहले आप क्या करो, तीनों पदों को ना अलग अलग कर लो, और अगर कोई अचर गुणा या भाग में आया है तो उसे भाई बाहर निकाल लिया करो। यहाँ पे देखना कैसे, ऐसे लिखोगे a बाहर x² dx, यहाँ पे b बाहर, यहाँ हो जाएगा x dx, फिर यहाँ c बाहर, यहाँ 1 डॉट dx। तो भाई इस प्रकार से अगर कोई अचर गुणा में आए हैं या भाग में आए हैं तो उन्हें आप भाई बाहर निकालना सीख लो। मेन जो है वो अंदर केवल चर जाना चाहिए, इंटीग्रेशन के बाहर ही आप पूरे अचर निकाल लिया करो। a डॉट, अब x² का हो जाएगा x की पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस b इंटू x का हो जाएगा 1+1 अपॉन 1+1। भाई यहाँ x की एक पावर थी ना, इसीलिए प्लस cx। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पहले से c आ गया है तो आप चर c लगाओ या भाई कोई और चर लगा दो।
आप कोई भी चर लगा सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आप कोई ना कोई चर लगा दिया करो। जैसे हमने यहाँ a लगा दिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ax³ / 3, यहाँ हो जाएगा bx² / 2 प्लस cx और प्लस a। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। भाई चर लगाना जरूरी है। भाई यहाँ पर क्या है कि अचर आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लगा सकते हो। भाई वैसे तो हम c लगाते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि सवाल में पहले से c था तो हमने a लगा दिया, ठीक है। अभी आ जाओ प्रश्न नंबर 9 पे। अब यहाँ पर भी 2 पद हैं, तो पहले आप क्या करोगे, दोनों पदों को ना अलग अलग कर लोगे। अब देखना हम अलग अलग कैसे करेंगे, इस प्रकार से करना है, 2 को बाहर निकाल के x² dx प्लस यहाँ पे e⁻x dx। अब आ जाओ 2 इंटू x² का हो जाएगा x⁻2 + 1 / 2 + 1 प्लस e⁻x का e⁻x हो जाएगा और प्लस c। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 और भाई यहाँ पे हो जाएगा x³ और प्लस e⁻x और प्लस c। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाई इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 और 9 दोनों ही क्लियर हो गए। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 10 पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ √x - 1/√x और पूरे का ना होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो पहले आप क्या करोगे भाई, यहाँ पर ना आप होल स्क्वायर को ना सरल कर लो पहले, ठीक है। तो इस प्रकार से सरल कर लेंगे। यहाँ ना आप एक ब्रैकेट का यूज कर लो, a - b का होल स्क्वायर। तो पहले हो जाएगा a² तो x प्लस b² तो 1/x माइनस 2ab ब्रैकेट क्लोज और भाई बाहर आप लिख लो dx। यहाँ ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास कुल मिलाकर 3 पद हैं, तीनों पदों को ना हम पहले अलग अलग लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x dx प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा dx/x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1.dx। भाई 2 बाहर निकालिए और 1.dx अंदर लिख दिया। भाई 1 हम इसलिए लिखते हैं ताकि आपको लगे कि भाई 1 का समाकलन x होता है, ठीक। अब यहाँ है x dx, क्या हो जाएगा 1 + 1 / 1 + 1। यहाँ है dx/x, भाई इसका होता है log x। ध्यान रखना है 1/x dx का समाकलन होता है log x और यहाँ पे हो जाएगा -2x। इसे थोड़ा सा और हल कर लो तो यहाँ आ जाएगा x² / 2 प्लस यहाँ हो जाएगा log x -2x और प्लस c लगा दीजिए। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 11 पर। देख लो ऊपर 3 पद हैं और भाई नीचे एक हर है। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप ना हर को सबके साथ अलग अलग करके लिख लो। कैसे, देखना, यहाँ हो जाएगा x³ / x² और यहाँ dx प्लस 5 को बाहर निकाल लो, यहाँ x² / x², यहाँ dx माइनस 4 को बाहर निकाल लो, यहाँ हो जाएगा dx/x², ठीक है। अब जरा इसे पहले सरल करके लिख लो। यहाँ पे भाई पावर पावर कटेंगी तो क्या बचेगा, केवल x dx प्लस यहाँ 5 अंदर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। भाई x² और x² कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे क्या बचेगा -4, यहाँ बचेगा x⁻² dx। अब सबका समाकलन कर दो तो भाई x का क्या हो जाएगा 1 + 1 / 1 + 1, ठीक है, प्लस 1 का होगा x तो यहाँ हो जाएगा 5x -4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x⁻² + 1 / -2 + 1 प्लस c, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x² / 2 प्लस 5x। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा -2 + 1, यहाँ बचेगा -1 सो हो जाएगा प्लस, बाय माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे क्या बचेगा -2 + 1, माइनस की 1 पावर बचेगी, नीचे ले जाओगे तो प्लस की पावर हो जाएगी और लिख दो प्लस c। भाई अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है x⁻⁻1 तो इसे आप 1/x लिख सकते हो।
तो -1 पावर थी, उसे हमने 1/x लिख दिया। सो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 11। अब मैं आ जाओ प्रश्न नंबर 12 पे। लिखा हुआ है x³ + 3x + 4 और भाई अपॉन में है √x। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे एक बात देख लो, अगर कहीं पर लिखा है √x तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/2, और अगर यही पावर आप ऊपर ले जाओगे तो पावर हो जाएगी -1/2। तो भाई हम यहीं पर करने वाले हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों पदों को ना हम अलग अलग लिख लेंगे। इस प्रकार से देखिएगा, जैसे लिखा है x³ अपॉन √x dx, 3 बाहर x अपॉन √x dx, और यहाँ पर 4 बाहर और सीधा dx अपॉन √x। तीनों पद अलग अलग हो गए। अब भाई घाते घटाइएगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर 3 पावर है और नीचे है 1/2 घातें, तो 3 में से आपको 1/2 घटाने हैं। तो भाई घातें कितनी बचेंगी, 2.5, अर्थात x की पावर 5/2 dx + 3। भाई समझ में आया, 3 घातें थी और √x का मतलब है x की 1/2 घातें, घटाओगे तो घातें बचेंगी 5/2। यहाँ पे आ जाओ, ऊपर 1 पावर है और नीचे पावर है 1/2, तो भाई 1 में से 1/2 घटाओगे तो 1/2 बचेगा +4। यहाँ पे आ जाओ, भाई ऊपर कुछ भी नहीं है और नीचे है x की घातें 1/2, तो ऊपर जाएगा तो भाई माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार से भाई ये 1 है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से हम समाकलन कर सकते हैं, कैसे करोगे, x की क्या पावर हो जाएंगी भाई 5/2 और +1, और यहाँ हो जाएगा 5/2 +1 +3। यहाँ है x की पावर 1/2 और +1, और यहाँ हो जाएगा 1/2 +1 +4 इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर -1/2 +1, और यहाँ हो जाएगा -1/2 +1 और +c लिख लो। अभी केवल आपको हल करना है, ध्यान दीजिएगा, 5/2 +1 का मतलब होगा 7/2, तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 7/2, बटे में आएंगे 7/2, जिसे आप उल्टा करके 2/7 भी लिख सकते हो। सेम यहाँ पे 3 गुणे 1/2 +1 हो जाएगा 3/2, नीचे वाले ऊपर जाएंगे तो 2/3 हो जाएंगे, और x की पावर आ जाएगी 3/2, 3 कैंसिल कर लो, +4 इंटू, यहाँ पर क्या बचेगा भाई, घटेगा, तो आ जाएगा 1/2, उल्टा हो जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, जिसे आप इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, अभी थोड़ा और सरल करके लिख दो, 2/7 x की पावर 7/2, यहाँ पे बचेगा +2 x की पावर 3/2, और यहाँ +8 x की पावर 1/2 +c। तो भाई इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई यहाँ पर क्या है, केवल आपको ना घातों में खेलना है और सीधा समाकलन निकाल देना है। ठीक है, अभी आ जाओ प्रश्न नंबर 13 पर। ऊपर 4 पद हैं और नीचे हैं 2 पद। अभी तक भाई क्या था कि नीचे 1 पद होता था तो हम भाई सबको अलग अलग करके लिख लेते थे। अब की बार हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, नीचे 2 पद हैं तो भाई हम क्या करेंगे, ऊपर ना 2 के जोड़े बना देंगे। कैसे, ध्यान देना भाई, या तो आप ऊपर क्या करो, सीधे ही कॉमन ले लो भाई, गुणनखंड कर लो। जैसे यहाँ इतने में ना x² कॉमन है तो आप x² कॉमन निकालो, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ -1। इतने में ना आपको 1 कॉमन मिल जाएगा, +1 कॉमन लोगे x -1, और अपॉन में है x -1, यहाँ है dx। अब थोड़ा सा और ले लो भाई, यहाँ पे x -1 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा x² + 1, और यहाँ x -1, बाहर है dx। ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास केवल 2 पद बचे हैं, दोनों को ना अलग अलग करके लिख लो इस प्रकार से, 1 dx।
x की पावर 2 है, इसका क्या हो जाएगा x की पावर 3/3, एक का हो जाएगा x और यहाँ हमें प्लस c लिखना पड़ेगा। तो भाई इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 13 भी हो गया। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 14 पे। अब यहाँ देखो एक ब्रैकेट में लिखा है 1 - x और इनटू में है √x। तो भाई यहाँ पर भी हमें √x की वही वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है कि अगर कहीं पर √x लिखा है तो उसका मतलब होता है x की घाते 1/2। सेम हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो जब √x और 1 की गुणा होगी तो क्या आ जाएगा, x की घाते 1/2 dx माइनस, भाई यहाँ पर क्या होगा, घाते जुड़ जाएंगी, बहुत ध्यान देना, यहाँ 1 घाते हैं और यहाँ 1/2 घाते हैं। एक में अगर आप 1/2 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 3/2 और यहाँ लिख दो dx। अब कर लो सीधा समाकलन, तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर 3/2 प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा 3/2 प्लस 1 और प्लस c लिख दो। यहाँ जोड़कर आएगा 3/2, ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाता है तो 2/3 हो जाएगा, x की पावर 3/2 माइनस 3/2 में 1 जोड़ोगे तो आ जाएगा 5/2, ऊपर जाओगे तो उल्टा हो जाता है 2/5, यहाँ 5/2 और प्लस c। तो भाई इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई अगर आपको पावर ना जोड़नी घटानी आती है सही से तो भाई ये सवाल आपको आसान लगने वाले हैं। सेम अगला है, देखो यहाँ पर भी √x है और अंदर हमें गुणा करनी है, बस यहाँ पर 3 पद हैं, ठीक है। अब देखना एक ही बार में लगा देंगे, तो यहाँ 3 को बाहर निकाल लिया, यहाँ 2 घाते हैं और यहाँ घाते हैं 1/2, जोड़ोगे तो आ जाएंगी 5/2 dx प्लस 2 को बाहर निकालो, यहाँ 1 घात और यहाँ 1/2, जोड़ोगे तो 3/2 आ जाएगा dx, फिर 3 को बाहर निकाल लो, √x से गुणा कर दो तो 1/2 और यहाँ dx। अब भाई सबको एक साथ हल करना है, देखना 3 इंटू यहाँ आ जाएगा x की घाते 5/2 प्लस 1 और नीचे 5/2 प्लस 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 इंटू x की घाते 3/2 और प्लस 1 और यहाँ 3/2 प्लस 1 प्लस 3 बाहर। अब यहाँ पे x की घाते 1/2 प्लस 1 और यहाँ 1/2 प्लस 1 और प्लस c, ठीक है भाई, प्लस c जरूर लिख लिया करो। अब यहाँ पे बताओ हमें 5/2 में अगर 1 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 7/2, उल्टा करोगे तो आ जाएगा 2/7, तो यहाँ 2/7 इस प्रकार से लिख लो और x की पावर हो जाएंगी 7/2। सेम यहाँ पे 2 गुणे, यहाँ हो जाएगा 5/2, ऊपर जाएगा तो 2/5, x की पावर 5/2। सेम यहाँ पे 3 गुणे, यहाँ है 3/2, ऊपर ले जाओगे तो 2/3 हो जाएगा, x की पावर 3/2 प्लस c, यहाँ 3 और 3 कैंसिल, बाकी तो कहीं कुछ कैंसिल नहीं हुआ, 3 दूना 6/7, x की पावर 7/2, यहाँ 4/5, x की पावर 5/2 और यहाँ लास्ट में x की पावर 3/2 प्लस c। तो भाई ये आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का। भाई यहाँ पर क्या हुआ था कि जब 3 और 3 कटे थे तो भाई यहाँ पर 2 बच गया है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x की पावर 3/2 प्लस c। तो भाई इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 14 और 15 वाला खंड हो गया। अब चलते हैं आगे। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 16 पे। यहाँ पर भी 3 खंड है भाई, 2x - 3 cos x प्लस ex। तो आप तीनों ही पदों को ना अलग अलग करके लिख लो और जो अचर होते हैं उनको आप ना पहले ही बाहर निकाल लिया करो। जैसे इसे आप ऐसे लिखोगे 2 बाहर x dx माइनस यहाँ पे 3 बाहर cos x dx और यहाँ पे ex dx। अभी भाई सीधा सूत्र लगा दो, x का क्या हो जाएगा 2x² अपॉन 2,
कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स, तो सीधा लगा दो -3, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स, और e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, और यहाँ +c। बस भाई यहाँ क्या होगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा x² -3 साइन एक्स प्लस e की पावर x प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 16। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 17 पे। दोनों सवाल एकदम एक जैसे हैं, कोई खास अंतर नहीं है। यहाँ पर भी वही कर लो, x² dx माइनस 3 बाहर साइन x dx, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 5 बाहर, और √x को ना ऐसे लिख लिया करो हमेशा, x की पावर 1/2। अब लगाओ सूत्र यहाँ पे भाई, 2 इंटू x² क्या हो जाएगा, x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 -3 इंटू साइन x का होता है माइनस कॉस x, ठीक है, और प्लस 5 इंटू यहाँ पे हो गया भाई x की पावर 1/2, तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 1/2 + 1, और यहाँ 1/2 + 1, और भाई लास्ट में c लगा दिया करो। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 3, तो यहाँ आ जाएगा 2/3 x³ माइनस, भाई माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 3 cos x। यहाँ पे देखो भाई ये हो जाएगा 3/2, ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाता है 2/3, 2 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 10/3, और x की पावर 3/2, और यहाँ प्लस c। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 17। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 18 पे। क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, और भाई ब्रैकेट में है sec x + tan x dx। क्या करोगे, सबसे पहले ना यहाँ मल्टीप्लाई कर लो आप, तो भाई क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा sec² x प्लस यहाँ हो जाएगा sec x इंटू tan x, और भाई बाहर है dx। अभी क्या हुआ, अंदर ना 2 पद बन गए, तो भाई दोनों पदों को ना पहले अलग अलग लिखना होता है। भाई जितने भी पद बन जाएं सबसे पहले ना सबको आप अलग अलग लिख लो इस प्रकार से, tan x dx, सबके साथ समाकलन का निशान लगाओ और dx लिख दो। अब जरा बताओ कि sec² x dx का समाकलन क्या होगा, tan x, और यहाँ पर sec x इंटू tan x का समाकलन क्या होगा, सीधा भाई सूत्र होता है sec x, और लगा दो प्लस c, आपका आंसर आ गया। 19 पे आ जाओ, लिखा हुआ है sec² x अपॉन cosec² x। अब भाई ऐसा कोई सूत्र तो होता नहीं है, ठीक है, तो इसे थोड़ा ना बदलना पड़ेगा। कैसे, sec² को आप लिखो 1 अपॉन cos² x, cosec को आप लिखो 1 अपॉन sin² x, और यहाँ हम लिखेंगे dx। जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, तो भाई इसे कहते हैं sin² x अपॉन cos² x dx। अब यहाँ है sin² x अपॉन cos² x, ये भाई क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan² x dx। अब भाई यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है कि tan² x dx का सीधा भाई कोई सूत्र हमें नहीं पढ़ाया गया है, tan² x का कोई सूत्र होता ही नहीं है। तो भाई यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे ना थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, इसमें ना एक जोड़ेंगे और एक घटा देंगे ऐसे, और यहाँ लिख देंगे dx। अब ना हम पदों को अलग अलग करेंगे। अब भाई बताओ ये क्या लिखा हुआ है, ये है 1 + tan² x, ये होता है sec² x, इसको dx करके अलग लिख लो और 1 को अलग लिख लो। sec² x dx का होता है tan x, एक का होगा x, और यहाँ हो जाएगा प्लस c। तो भाई जब भी कभी सवाल में आपको tan² x दिख जाए तो वहाँ हमेशा एक जोड़ो एक घटाओ और उसे sec² x में बदल लो, और फिर भाई सवाल लगा दो। ये हो गए हमारे प्रश्न नंबर 18 और 19। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 20 पे। क्या लिखा हुआ है, ऊपर है 2 - 3 sin x, और भाई नीचे है cos² x। तो क्या करोगे, दोनों पदों को ना आप पहले अलग अलग लिख लो, 2 को अलग लिखो। यहाँ है dx अपॉन
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 को अलग लिखना है और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स अपॉन। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ना हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे भाई। कॉस स्क्वायर एक्स लिखना है, इसको आप ऐसे लिख दो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स और यहाँ डी एक्स ऐसे लिख दो भाई। स्क्वायर को आप 2 बार कॉस एक्स तो लिख सकते हो। अब यहाँ देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा भाई, सीधा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, आगे डी एक्स लगा दो माइनस 3। अब यहाँ आ जाओ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स tan एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स यहाँ हो जाएगा सेक एक्स और dx लगा दो। अब बताओ जरा सेक स्क्वायर एक्स dx का होगा 2 tan x भाई, 2 बाहर, इसका tan x माइनस 3 tan x इंटू सेक एक्स का होगा सेक एक्स और यहाँ लगा दो प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 21 पर। प्रश्न नंबर 21 और 22 जो है वह बहुविकल्पी प्रश्न है, पर भाई हमें लगाने तो एकदम वैसे ही हैं। अब आप समझ गए होंगे कि अंडर रूट एक्स का जो मान होता है वह होता है एक्स की पावर 1/2। तो आप इसे ना वैसे ही लिख लो, जैसे इसे लिखो एक्स की पावर 1/2 डी एक्स प्लस, यहाँ बटे में है ऊपर जाएंगी तो माइनस 1/2 और यहाँ डी एक्स। अब करो यहाँ पर समाकलन, यहाँ हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1, यहाँ 1/2 प्लस 1 प्लस यहाँ पे है माइनस 1/2 प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस c। यहाँ जोड़ोगे तो 3/2 आएगा, ऊपर ले जाओगे तो भाई उल्टा हो जाता है इस प्रकार से, पर भाई घाते तो 3/2 हो जाएंगी। यहाँ आ जाओ, यहाँ घटाओगे ना तो आ जाएगा 1/2, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/1 और भाई इस प्रकार से आंसर आएगा। ठीक है, अब भाई आप मिला लीजिएगा कि उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भाई सवाल तो हमने लगा दिया है, बस खाली आपको ऑप्शन मिलाना है कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है। अब सीधा आ जाओ आप प्रश्न नंबर 22 पर, जो कि भाई इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है और वह भी बहुविकल्पी है। तो भाई सीधा हम प्रश्न नंबर 22 लगाएंगे और भाई बाद में आप क्या करोगे, ऑप्शन मिला लेना कि भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 22 क्या लिखा हुआ है भाई, कह रहा है कि d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे लिखा है d अपॉन डी एक्स, कोई हमारे पास फंक्शन x है और भाई उसका अगर हम अवकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4। तो भाई कह रहा है कि f2 बराबर 0 भी दिया हुआ है, कह रहा है कि f2 का मान है 0, तो हमें मान निकालना है fx का। भाई आपको ना fx ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखना भाई कितना आसान है ये, बहुत ध्यान दीजिएगा। 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4, अगर इस चीज का अवकलन ये है तो अगर हम इसका समाकलन निकाल देंगे तो हमें fx का पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप इसका ना समाकलन निकाल दो। तो यहाँ लिख सकते हो फंक्शन x का मान क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 dx। अब इसका ना आप कर दो इंटीग्रेशन, 4 बाहर, यहाँ हो जाएंगे x³ dx, यहाँ हो जाएगा माइनस 3, एक्स की पावर 4 ऊपर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, यहाँ dx लगा दो। 4 इंटू x³ का हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3 इंटू, यहाँ एक घात जोड़ोगे ना तो माइनस 3 और भाई नीचे भी आ जाएगा माइनस 3 और प्लस c। तो ये और ये कटेंगे, ये और ये कटेंगे और यहाँ आप लिख लो फंक्शन x। तो भाई फंक्शन x का मान हो जाएगा x की पावर 4 माइनस माइनस प्लस x की पावर माइनस 3 और प्लस c। अब यहाँ पे देखो, अगर हम f2 का मान निकालेंगे तो मान आएगा 0, तो यहाँ पे ज़रा f2 का मान निकाल लो। तो भाई f2 क्या हो जाएगा, x की जगह आप 2 रख दो, 2 की पावर 4 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 की पावर माइनस 3 और भाई प्लस c।
F2 का मान है 0, तो बराबर 0 कर दो। तो यहां से ना C का मान निकल आएगा, क्या आ जाएगा, -2⁴ -2⁵। भाई दोनों उधर संख्याएं जाएंगी तो माइनस की हो जाएंगी। अब C का मान आ गया, अभी आप C का मान यहां रख दो। तो भाई fx का मान क्या हो जाएगा, आप मान रख लीजिए। फंक्शन x बराबर, भाई ये क्या लिखा हुआ है, x⁴ प्लस यहाँ है x⁻³ इसे आप ऐसे लिख सकते हो 1/x³। अब यहाँ पे जरा आपको भाई हल करना है। तो भाई दोनों ही चीजें माइनस की हैं, इसे हम कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिएगा। भाई यहाँ पे लिखा है 2⁴, ये तो हो जाएगा -16 और -2⁻³ 8 होगा, तो 1/8 हो जाएगा। अब केवल आप इसे हल कर लो, बाकी तो भाई पहले से हल है। x⁴ x³, 16 × 8 128 और 1 जोड़ दोगे तो 129 और बटे 8। तो भाई ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाई ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अब भाई आप मिला के देख लेना कि कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। तो भाई इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 7.1 खत्म होती है।